आइए बच्चों, अब हम इस 20वें प्रश्न को देखते हैं। ध्यान रखें, 20वें प्रश्न से 4 अंक के प्रश्न प्रारंभ हो जाते हैं। हमें दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म जो है 2x धन 3y बराबर से 4 और x धन 2y बराबर से 3 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए, हमें समीकरण दिया गया है 2x धन 3y बराबर से 4। यह है हमारा समीकरण नंबर 1 और x धन 2y बराबर से 3, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। देखिए, समीकरण को हल करने के लिए इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि इन चारों चर राशियों में सबसे कम गुणांक किसका है, उसी का मान निकालना सुविधाजनक होता है। तो हम देखते हैं कि समीकरण 2 में इस x का गुणांक सबसे कम है। तो अब हम सबसे पहले समीकरण 2 से इसी x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम लिखेंगे समीकरण 2 से, ये हमें दिया गया है x धन 2y बराबर से 3। तो देखिए, x का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हम y का पक्षांतर दाहिनी ओर कर देते हैं। तो दाहिनी ओर पहले से 3 है और ये 2y उठ के जाएगा तो ऋण 2y हो जाएगा। इस समीकरण को हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। अब देखिए, ये x का मान हमने समीकरण 2 से प्राप्त किया, इसलिए इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे इस x के स्थान पे। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए समीकरण 1 हमारे पास है 2 और x के स्थान पे हम इस x का मान रख देंगे 3 ऋण 2y बराबर से धन 3y बराबर से 4। ये 3y पहले से है। अब देखिए, इस 2 का गुणा हम कोष्टक के अंदर के राशियों के साथ करेंगे। तो 2 तिया 6 ऋण 2 दूनी 4y और धन 3y पहले से है बराबर से 4। अब देखिए, इस ऋण 4y में धन 3y घट जाएगा तो ऋण y बचेगा। अगला स्टेप देखिए, 6 ऋण y बराबर से 4। अब हम अचर पद को एक और कर लेते हैं और चर पद को एक और। तो देखिए, 6 पहले से है और 4 को बाईं ओर लाएंगे तो ऋण 4 हो जाएगा और ऋण y को उठा के हम दाहिनी ओर ले जाएंगे तो धन y हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, ये बराबर से y, अर्थात y बराबर से 2 निकल गया। ये हमारा पहला उत्तर प्राप्त हो गया है। अब इस y का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम नीचे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये देखिए समीकरण 3 है x बराबर से 3 माइनस 2y, x बराबर 3 माइनस 2 और y के स्थान पर हमने 2 रख दिया। तो x बराबर से 3 माइनस 4, तो x बराबर से इस 3 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास ऋण 1। ये हमारा दूसरा उत्तर निकल जाएगा। तो हम उत्तर लिखेंगे अंत में x बराबर से ऋण 1 और y बराबर से 2। यहाँ पे ये सवाल समाप्त हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम इस प्रश्न 20वां के अथवा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। P के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। देखिए, हमारे पास समीकरण दिया गया है 4x धन py धन 8 बराबर से 0 और 2x धन 2y धन 2 बराबर से 0। चलिए इस सवाल को हम हल करते हैं। अब हल देखिए इस प्रश्न का। हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 4x धन py धन 8 बराबर से 0। यह है हमारे पास समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है 2x धन 2y धन 2 बराबर से 0। ये दिया है समीकरण नंबर 2। हमें दिया गया है कि इस p का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इन दोनों समीकरणों का एक अद्वितीय हल है। दूसरे शब्दों में, इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल की स्थिति में हमें इस p का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम व्यापक
रैखिक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 का मान प्राप्त कर लेंगे। तो हम लिखेंगे व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर से 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए हमारे पास a1 का मान है ये 4 है, b1 का मान ये p है और c1 का मान 8 है। इसी प्रकार a2 का मान जो है हमारे पास 2 है, b2 का मान भी 2 है और c2 का मान भी 2 है। अब हमें इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल की स्थिति में p का मान ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे समीकरण निकाय के अद्वितीय हल के लिए प्रतिबंध ये होता है a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। अब हम मान रख देंगे तो लिख देंगे मान रखने पर। अब देखिए a1 के स्थान पे हम रख देंगे 4 बटे a2 के स्थान पे रखेंगे 2 बराबर नहीं है, b1 के स्थान पे p रख देंगे और b2 के स्थान पे 2 रख देंगे। अब हम तिर्यक गुणा करते हैं तो ये 2 का गुणा 4 से हो जाएगा, तो 4 गुणित 2 बटे 2 बराबर नहीं है p के। अब इस 2 से हम 2 को काट देते हैं तो 4 बराबर नहीं है p या p बराबर ना हो 4, यानी कि p अगर 4 के बराबर नहीं है तभी जाकर के इस समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल होगा। यह है हमारा उत्तर। आइए बच्चों अब हम इस प्रश्न क्रमांक 22 को देखते हैं। ये भी 4 अंक का प्रश्न है। देखिए दो घनों जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए अब इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए हमें दो घन दिया गया है। ये पहला घन है, इसका आयतन है 64 घन सेंटीमीटर और इसी प्रकार दूसरा घन है, इसका भी आयतन है 64 घन सेंटीमीटर। इन दोनों घनों को आपस में जोड़ दिया गया है जिससे एक घनाभ बन जाता है और इस प्रकार बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन। ये हमें दिया है 64 घन सेंटीमीटर। सबसे पहले हम प्रत्येक घनों का कोण ज्ञात करेंगे। तो माना प्रत्येक घन का कोण a सेंटीमीटर है। अब ये जो कोण जो है हमें इस सूत्र वाली राशि से प्राप्त होगी। तो सूत्र वाली राशि का ही हम सूत्र लिखते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र है a की घात 3 और इस a की घात 3 के बराबर दिया गया है 64 घन सेंटीमीटर। अब देखिए a की घात 3 बराबर से इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणित 4 गुणित 4। a की घात 3 बराबर से 4 की घात 3। अब इन दोनों की घातें आपस में कट जाएगी तो ये 3 से 3 कट जाएगा और इस प्रकार से a बराबर से 4 सेंटीमीटर निकल जाता है। यानी इस पहले घन का भी कोण 4 सेंटीमीटर है और इस दूसरे घन का कोण भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से जो घनाभ बना उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगी और चौड़ाई वही 4 का 4 ही रहेगा और ये जो ऊंचाई होगी वो भी 4 ही सेंटीमीटर बना रहेगा। अब हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर कोण वाले दो घनों को आपस में जोड़ने पर बने घनाभ की लंबाई L बराबर से 4 धन 4 बराबर से 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई B बराबर से वही 4 ही सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई H बराबर से ये भी 4 ही सेंटीमीटर होगा।
अब हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लगा करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लिखेंगे सूत्र घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर से 2 कोष्टक में LB धन BH धन HL। अब यहाँ पे हम मान रख करके आसानी से घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 L के स्थान पर रख देंगे 8 गुणित B के स्थान पे 4, फिर B के स्थान पे 4 गुणित H के स्थान भी 4, और फिर H के स्थान पे 4 गुणित L के स्थान पे 8 रखेंगे। कोष्टक बंद। अगला स्टेप देखिए 2 8 चौके 32 धन 4 चौके 16 धन 8 चौके 32। अब देखिए 2 ये 32 दूनी 64 और 16 हो जाएगा 80, और इस प्रकार गुणा करने पर हमें 160 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यही हमारा उत्तर आएगा। अब आइए हम इस अथवा प्रश्न को देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न में हमें बताया गया है कि क्ले मिट्टी से एक शंकु बनाया गया है जिसकी ऊंचाई जो है ये 24 सेंटीमीटर है, और इस शंकु की जो त्रिज्या है ये 6 सेंटीमीटर है। अब बच्चे ने इस शंकु को एक गोले के रूप में बदल दिया है, तो ये गोले की जो त्रिज्या है ये कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया है। हम मान लेंगे इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। जो हमें दिया है पहले हम उसे लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई ये H के बराबर दिया है हमें 24 सेंटीमीटर, और उसकी त्रिज्या दी गई है ये R के बराबर 6 सेंटीमीटर। हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो गोले की त्रिज्या ये हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम मान लेते हैं कि इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है। तो माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है, तो चूंकि इस शंकु से ही गोला बनाया जाता है इसलिए इस गोले का आयतन और ये शंकु का आयतन आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शंकु से गोला बनाया जाता है इसीलिए गोले का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन। अब हम गोले के आयतन के स्थान पे गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे जो होता है 4/3 पाई R की घात 3। तो चूंकि उनकी त्रिज्या हम कैपिटल R माने हैं इसलिए यहाँ पे कैपिटल R की घात 3 लिखेंगे, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। सबसे पहले हम पाई से पाई यहीं से काट देते हैं। अब देखिए 4/3 R की घात 3 बराबर से 1/3, और इस R के स्थान पे हम रख देंगे R का मान जो है 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग गुणित H का मान 24 सेंटीमीटर है, हमने रख दिया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी हर में 3 है और राइट हैंड साइड में भी हर में 3 है, तो इसको हम यहीं से यहीं काट देते हैं। अगला स्टेप देखिए 4R की घात 3 बराबर से 6 की घात 2 गुणित 24, इसलिए R की घात 3 बराबर से 6 की घात 2 गुणित 24 बटे 4। ये 4 को हम यहाँ बटे में कर देते, तो 4 छिंग 24, ये 6 बार कट गया। इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हुआ R की घात 3 बराबर से 6 की घात 2 गुणित 6, यानी R की घात 3 बराबर से 6 की घात 3। अब ये 3 की घात आपस में कट जाएंगे और इस प्रकार से R का मान हमारे पास 6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। यही हमारा आएगा उत्तर। आइए अब हम इस 23वां प्रश्न के मुख्य प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित सारणी
35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। ये हमें साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है और यहाँ नगरों की संख्या। तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 4 अंक का प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए इसका हल। सबसे पहले हम लिखेंगे साक्षरता दर प्रतिशत में, और ये दूसरे सारणी में हम लिखेंगे नगरों की संख्या। ये देखिए हमें दिया है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और अंत में दिया है 85 से 95। इनकी बारंबारताएं दी गई है 3, 10, 11, 8 और 3। देखिए हम इसे आसानी से किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हमें मध्यमान निकालना होगा, अर्थात ये जो बारंबारता वर्ग जो दिया गया है इन दोनों के बीच के बिंदु, तो यहाँ लिखेंगे मध्यमान। xi नाम देंगे उसका सूत्र होता है L1 धन L2 बटे 2। L1 है वर्ग की न्यूनतम सीमा और L2 है वर्ग की उच्चतम सीमा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 100 प्राप्त होगा। 100 का आधा होगा हमारे पास 50। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 प्राप्त होगा और उसका आधा होगा 60। अगला होगा 70, फिर उसका अगला होगा 80 और अगला मध्यमान होगा 90। और ये नगरों की संख्या को हम Fi नाम दे देंगे। अगला स्टेप में हम Fi का गुणा xi से कर देंगे। तो देखिए 50 का गुणा 3 बार होगा तो 150 प्राप्त होगा। ठीक इस 10 का गुणा जब 60 से होगा तो 600 प्राप्त होगा। 11 सत्ते 77 यानी कि 770 प्राप्त हुआ। 8 8 64 यानी कि 640 प्राप्त हुआ। 9 तिया 27 यानी 270 प्राप्त होगा। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए Fi ये भी Fi और ये भी Fi, तो सभी Fi को जोड़ते हैं तो इसलिए नाम के सामने सिर्फ सिग्मा का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये सभी Fi का काउंटिंग कहलाएगा सिग्मा Fi। इन सभी को जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ 0 प्राप्त होगा। 5 7 12, 12 4 16, 16 7 23 का 3, हासिल का 2, 2 और 1 3 और 6 9, 7 9 और 7 हो जाएगा हमारे पास 16, 16 और 6 22 और 2 24। तो ये हो जाएगा 2430। और ये सिग्मा Fi, क्योंकि ये सभी Fi का काउंटिंग है तो नाम के सामने हम सिग्मा लगा देंगे। तो सिग्मा Fi बराबर से 10 और 3 13 और 11 24 और 8 32 और 3 35 होगा। अब हम सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य। x के ऊपर बार लगा देंगे और पढ़ेंगे बार x बराबर से सिग्मा Fi xi बटे सिग्मा Fi। तो देखिए 2430 बटे 35। अब हम इसको काटते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, ये 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 5 छक्के 30। अब देखिए हमारा प्राप्त हुआ 486 बटे 7। अब हम 486 में 7 का भाग देंगे तो लगभग 69.43 प्राप्त होगा। ये आएगा हमारा उत्तर। अब आइए हम इस 23वां प्रश्न के अथवा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। देखिए हमें दिया गया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। एक तो दिया है परिवार की माप और दूसरा दिया है परिवारों की संख्या। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये एक अत्यंत सरल प्रश्न है, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसको,
ये देखिए परिवार की माप दी गई है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और ये 9 से 11। और परिवारों की संख्या जो है ये है 7, 8, 2, 2, 1। अब देखिए हम इसे कैसे हल करते हैं। हम देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता ये 8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 8 है, इसीलिए ये जो 3 से 5 होगा ये बहुलक वर्ग होगा, इसीलिए 3 से 5 बहुलक वर्ग होगा। देखिए जिस वर्ग की आवर्ती सर्वाधिक होगी वही वर्ग बहुलक वर्ग होगा। अब इससे ही हम कुछ मान प्राप्त करेंगे। देखिए क्या क्या मान निकालते हैं। इसको बोलेंगे हम L1 बराबर से 3 और ये उच्चतम पद कहलाता है L2 5। हालांकि सूत्र में L2 का कहीं उपयोग नहीं होगा, लेकिन H का मान निकालने के लिए हम L2 लिख लेते हैं, इसलिए H बराबर से इस 5 में से 3 को घटा के लिख देंगे 2। और याद रखें जो सर्वाधिक आवर्ती है इससे ऊपर से हम चालू करेंगे, ये F0, ये F1 और ये F2। तो F0 का मान जो होगा वो हमारे पास होगा 7। इसी प्रकार F1 का मान जो होगा वो होगा 8 और F2 का मान जो होगा ये होगा 2। ध्यान रखें जो सर्वाधिक आवर्ती है इससे ऊपर से आप चालू करें, ये F0 है और ये F1 है और ये F2 है। अब इसे हल करने के लिए एक सूत्र आपको याद रखना होगा। ये सूत्र है बहुलक बराबर से L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और ये पूरी राशि कोष्टक में होगा और गुणित H रहेगा। देखिए L1 के स्थान पे L1 का मान रखते हैं 3 धन F1 के स्थान पे हम रख देंगे 8 माइनस F0 का मान रखेंगे 7 बटे 2 गुणित F1 के जगह 8 रख देंगे माइनस 7 माइनस F2 के स्थान पे हम 2 रख देंगे और H के स्थान पे हम 2 रख देंगे क्योंकि H का मान हमारा 2 है। इसे हल करके हम आसानी से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अगला स्टेप, 3 धन 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा बटे 8 दूनी 16 और ऋण 7 और ऋण 2 ऋण 9 हो जाएगा गुणित 2। अगला स्टेप देखिए, 3 धन ये देखिए 1 बटे 16 में 9 घटेगा तो 7 बचेगा और गुणित 2। तो अगला स्टेप देखें, 3 धन 2 बटे 7। अब देखिए अगला स्टेप, 3 धन 2 में जब हम 7 का भाग देंगे तो हमें 0.286 के लगभग प्राप्त होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.286 ये लगभग होगा, यही हमारा उत्तर आएगा। इस प्रकार से इस मॉडल प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों को हमने हल किया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अन्य वीडियो की जानकारी आप लोगों को समय पे मिल सके। पेपर अच्छे जाने की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।